हालांकि वार्षिक पास वर्तमान में राज्य राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर लागू नहीं है, फिर भी यदि राज्य सरकार राज्य राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के लिए ऐसी पास प्रणाली शुरू करने की इच्छुक है तो इस उद्देश्य के लिए पूर्ण तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी। वार्षिक पास योजना 15 अगस्त 2025 को लागू होगी। यह गैर वाणिज्यिक कार, जीप, वैन के मौजूदा फास्टैग पर सक्रिय होगी, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क प्लाजा पर 1 वर्ष या अधिकतम 200 क्रॉसिंग जो भी पहले हो के लिए की अनुमति दी जाएगी। सड़क प्रयोक्ता राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC द्वारा विकसित ई नोटिस पोर्टल राष्ट्रीय राजमार्ग हेल्पलाइन 1033 समर्पित ईमेल fasteducation@ehmcl.com फास्टैग जारीकर्ता बैंक हेल्पलाइन का राज्य मार्ग यात्रा ऐप के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। सड़क प्रयोक्ता देश भर में सभी राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क प्लाजा पर वार्षिक पास की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण ETC ढांचे के तहत देश भर के राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क प्लाजा पर प्रयोक्ताओं के लिए उपलब्ध सुविधाएं वार्षिक पास प्रयोक्ताओं के लिए अपरिवर्तित रहेंगी। चूंकि वार्षिक पास मौजूदा प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, इसीलिए सभी मानक सुविधाएं सभी राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क प्लाजा पर समान रूप से उपलब्ध होंगी। जी नहीं, सरकार राजमार्ग शुल्क दरों का निर्धारण। सरकार का विचार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना PM किसान के दायरे का विस्तार करके कृषि संबंधी क्षेत्रों के विकास के लिए कार्यनीति बनाने का है। यदि हाँ, तो सरकार ने इस संबंध में अब तक कोई कदम उठाए हैं? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है? माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि वित्तीय लाभान्वित किया जाता है। किसान केंद्रित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा इस योजना का लाभ देश भर के सभी पात्र किसानों तक बिना किसी मध्यस्थ की भागीदारी के पहुँचाना सुनिश्चित किया गया है। किसानों की बजाय आपके ही मंत्रियों ने अपने घर भरे और किसानों के बच्चे दाने दाने को तरसते रहे। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान हाल ही में देश में घटित किसानों की आत्महत्या व उनकी दुर्दशा की ओर दिलाना चाहती हूँ। महोदया, भारत गांवों का देश है। इसकी आत्मा किसानों में और गांवों में बसती है। 70 से 80% जनता प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर करती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के 71 वर्ष बाद भी दिन रात मेहनत करने के बाद भी किसान अपने बच्चों का ठीक प्रकार से पेट नहीं भर पाता। उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। जमीन के मुआवजे में देरी से महाराष्ट्र के अकोला में 5 किसानों ने मौत को गले लगा लिया। वहीं हरियाणा के ढाणी चरखी दादरी के 54 वर्षीय रामअवतार की धरने पर मौत, जुलाना के किसानों की मुआवजे में देरी से मौत, ऐसी घटनाएं हैं जो प्रगतिशील राष्ट्र के माथे पर कलंक है। देश में इस प्रकार से किसानों की आत्महत्या करना चिंता का विषय तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार किसानों की समस्या का ध्यान ही न रख रही हो। हमारी सरकार द्वारा किसानों की बेहतरी के लिए सख्त प्रयास किए गए हैं, जिनके सकारात्मक व उत्साहजनक परिणाम दिखाई देने लगे हैं। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया है। किसानों को मौसम की मार से बचाने के लिए फसल बीमा योजना
अन्नदाता को घुट घुट मरने के लिए मजबूर कर दिया है। अध्यक्ष महोदया, मेरे मंत्री साथी ने फसल बीमा कहा। हकीकत तो यह है कि फसल बीमा तो कर दिया जाता है, लेकिन मुआवजा नहीं मिलता। मुआवजे के समय शर्तें थोपी जाती है। किसानों को फसल बीमा के लिए भी आंदोलन का इलाज क्यों नहीं किया जा रहा? इनकी आमदनी बढ़ाने का समाधान क्यों नहीं किया जा रहा? देश की हरित क्रांति का सिरमौर बनाने वाले अन्नदाता के साथ ऐसा भेदभाव कब तक चला रहेगा? माननीय महोदय, मेरे विपक्ष के साथी द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं वे सब बेबुनियाद है। फसल बीमा योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए लागू की गई है, जिसमें खरीफ की फसल के लिए 2% एवं रबी की फसल के लिए 1.5% का भुगतान करना होता है। पहले प्रीमियर दर पर कैपिंग का प्रावधान था, जिसमें कम भुगतान होता था। अब इन्हें हटा दिया गया है, जिसमें बिना कटौती के पूरी बीमित राशि का दावा मिलेगा। महोदया, किसानों की आय को 2026 तक 2 गुना करने का लक्ष्य हमने रखा है। जितना मिनिमम स्पॉट प्राइस हमारी सरकार ने बढ़ाया है, उतना किसी सरकार ने नहीं बढ़ाया है। किसानों को निर्यात बिजली की आपूर्ति की जा रही है, जिससे वे अपनी फसलें पका सके। सरकार छोटे किसानों की कर्ज माफी पर भी चर्चा कर रही है। ब्याज मुक्त कार लोन से किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार मधुमक्खी पालन व शहद मिशन पर भी काम शुरू करने जा रही है। वो काम हमने किया, अगर वो आपने किए होते तो सरकार आपकी होती, हमारी नहीं। जनता आपको चुनती, हमें नहीं। दी जाएगी। दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। क्या आप गृह मंत्री जी की बात से संतुष्ट हैं? जी महोदया, मैं मंत्री जी के उत्तर से संतुष्ट हूँ। माननीय सभासदों, अब मिस्टर युवराज कामरों को प्रस्ताव पेश करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं नियम 193 के तहत देश के विभिन्न हिस्सों में बढ़ रही बाढ़ की स्थिति के बारे में पूछना चाहता हूं कि बाढ़ और सूखा हर साल आता है, परंतु सरकार इसका एहतियाती उपाय क्यों नहीं कर रही है? वह पहले समस्या आने का इंतजार करती है और फिर उसके समाधान के बारे में सोचती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार समेत 9 राज्यों में बाढ़ की भयंकर स्थिति बनी हुई है। उत्तराखंड के टिहरी, चमोली और रुद्रप्रयाग में बादल फटने से 23 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 12 दिनों में केरल में मरने वालों की संख्या 113 पहुंच चुकी है। पंजाब में सतलुज व कृष्ण नदी और गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। असम में मरने वालों की संख्या 15 लाख पहुंच चुकी है। किसानों की फसलें व लोगों की पशु मकान तबाह हो रहे हैं और सरकार सो रही है। देश बाढ़ की चपेट में है और सरकार राहत व बचाव कार्यों में लापरवाही बरत रही है। जैसे जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी राहत कार्य में लगाया गया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय को भी भोजन की सामग्री की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में डॉक्टरों की टीम में दवाइयां मुहैया करवाई जा रही है। केंद्र सरकार ने अपनी ओर से सेना, सीमा संगठन में एनडीआरएफ की टीम को भी राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। विपक्ष बाढ़ जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी राजनीति कर रहा है। विपक्ष हर साल बाढ़ पर सवाल उठाता है, लेकिन जब इनके पास सत्ता थी तब न इन्होंने योजना बनाई और न ही समाधान निकाला। विपक्ष का रवैया भी बिल्कुल बाढ़ की तरह है। आता है, शोर मचाता है और फिर विकास के कार्यों पर कीचड़ उछाल देता है। मान्यवर महोदया, बाढ़ व केंद्र सरकार की सम्मिलित जिम्मेदारी होती है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों की मदद में केंद्रीय सरकार कुछ राज्यों के साथ भेदभाव कर रही है। कर्नाटका के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष की मदद से उनको धनराशि आवंटित कर दी गई है, परंतु पंजाब को फूटी कौड़ी की भी मदद नहीं दी गई। बाढ़ पीड़ितों की मदद में तंत्र की विफलता नजर आ रही है। राहत के नाम पर लूट खसोट बाढ़ आपदा मामले पर चर्चा चाहते हैं, से यस। यस यस यस। अब जो चर्चा नहीं चाहते, से नो। ना कहने वालों का बहुमत है, ना कहने वालों का बहुमत है, ना कहने वालों का बहुमत है। अतः कामरों को प्रस्ताव को अस्वीकार किया जाता है। आदरणीय सभासदों, अब सभी आवश्यक दस्तावेज
76 पृष्ठों वाले इस विधेयक में कुल 223 धाराएं हैं, जो सभी आवश्यक परिवहन नियमों की विस्तार से व्याख्या करती हैं। देश में यह कानून 14 अक्टूबर 1988 को बना, जो काफी पुराना हो चुका है। देश में कई वर्षों से यह जरूरत महसूस हो रही थी कि मोटर यान कानून में बदलाव लाया जाए। अध्यक्ष महोदय, अब मैं इस विधेयक की प्रमुख प्रावधानों तथा धाराओं का उल्लेख करना चाहूंगी। इस विधेयक की धारा 2 के भाग 28 में मोटर यान बिल की परिभाषा दी गई है। धारा 3 और 4 में ड्राइविंग लाइसेंस तथा इस विधेयक का प्रथम वाचन समाप्त होता है तथा द्वितीय वाचन शुरू होता है। अध्यक्ष लोगों के लिए वाहन न चलाने का प्रावधान है तथा इस बिल की धारा 5 में वाहन मालिक के माता पिता के खिलाफ और वाहन चालक के खिलाफ कार्यवाही करने का प्रावधान है। बढ़ते वैज्ञानिक युग में आज की युवा पीढ़ी को स्कूल कॉलेजों में जाने के लिए किसी भी राष्ट्र की अमूल्य धरोहर होते हैं, वह देश के भाग्य कर्णधार होते हैं। यदि उनको खून सड़कों पर बहता है तो क्या यह चाहिए? आपको ऐसे सपने दिखा रहे हैं मानो बिल के पास होते ही सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ जाएगी। सड़कों की दुर्दशा ऐसी है कि पता ही नहीं चलता सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें हैं। हरियाणा के जींद जिले के रामराय गांव के पास जेल सेवा का जज्बा लिए 10 जवान मौत की आगोश में समा चुके हैं। सड़क बनने के साथ ही उखड़नी शुरू हो जाती है। मान्यवर, मैं बता देना चाहती हूँ कि परिवहन व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने के लिए नए बिल में सड़क परिवहन व्यवस्था को सड़क हादसों के लिए सड़क बनाने वाली कंपनी और इंजीनियरों की भी जवाबदेही तय की जाएगी। हम पर्यावरण को सुरक्षित करने और पर्यावरण हितैषी सस्ती बस सेवा सरकारी बस सेवा दिल्ली के धौला कुआं से हरियाणा के मानेसर तक चलाने जा रही है। सड़क निर्माण में कटने वाले पौधों की जगह नए पौधे लगाए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष चाहता है कि प्रधानमंत्री जी इस बिल के बारे में अपना वक्तव्य दें। अध्यक्ष महोदय, एक एक जानकारी प्यारी होती है, एक एक जीवन प्यारा होता है। दुर्घटना में मरने वाला किसी न किसी का दुलारा होता है। महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को ये बता देना चाहती हूँ कि विपक्षी साथियों को इस विधेयक की कुछ धाराओं पर आपत्ति हो सकती है, लेकिन व्यवहारिक व तकनीकी रूप से इस बिल में संशोधन करना संभव नहीं है। भारतीय संविधान में संशोधन में जनता की सुरक्षा व सुविधा को ध्यान में रखा जाता है। तो इस विधेयक पर काफी लंबी चर्चा हो चुकी है, अतः इसकी चर्चा को यहीं विराम दिया जाता है तथा इस विधेयक का तृतीय वाचन अब शुरू होता है। 2019 के तृतीय वाचन को आरंभ करने की अनुमति चाहती हूँ। माननीय सभासदों, तृतीय वाचन आरंभ होता है। महासचिव जी, मतदान की प्रक्रिया शुरू की जाए। जी अध्यक्ष महोदय, जो सदस्यगण इस बिल के पक्ष में है वह अपने हाथ खड़े करें। जो सदस्यगण इस बिल के विपक्ष में है वह अपने हाथ खड़े करें। इस बिल के पक्ष में 20 तथा विपक्ष में 10 मत पड़े हैं, अतः यह बिल 10 के मुकाबले 20 मतों से पास किया जाता है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! महासचिव जी, इसे आगामी कार्यवाही के लिए ऊपरी सदन में भेज दिया जाए। जी अध्यक्ष महोदय, इसे आगामी कार्यवाही के लिए ऊपरी सदन में भेज दिया जाएगा। अब सदन की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाता है। वहाँ से डॉक्टर जगदीश जी को मंच पर आपके इस एक्ट की समीक्षा के लिए आमंत्रित करता हूँ।
सबको आशीर्वाद। मुझे वैसे तो कई दिन से आभास था कि मोहम्मद पुरिया काफी उत्साहित है,